दोस्तों, जब आपके सामने आपका सब कुछ छिन जाए, आपका परिवार, आपकी आजादी, आपका शरीर, उस समय आपकी हालत क्या होगी? विक्टर फ्रैंकल ने जब नाजी यातना शिविर में अपना सब कुछ खो दिया, तब उन्होंने एक ऐसी चीज को थामे रखा जिसने उन्हें कभी भी झुकने नहीं दिया, और वो था उनकी जिंदगी का अर्थ। मैन सर्च फॉर मीनिंग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि ये इंसान के जिंदा रहने की जिद की कहानी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल मॉरल जी के केंद्र को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। अध्याय 1, नरक में जीवन की शुरुआत। एक ऐसी सुबह की कल्पना कीजिए जब आप अपने घर में हो और कुछ ही घंटों में आप ट्रेन के डब्बे में भेड़ बकरियों की तरह भर दिए जाएं, बिना किसी जानकारी और बिना किसी तैयारी के। ना आप अपने परिवार से कुछ कह पाए, ना अपने भविष्य के बारे में कुछ जान पाए। यही शुरुआत थी डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की उस यात्रा की, जिसे उन्होंने दुनिया के सबसे क्रूर स्थान नाजी कंसंट्रेशन कैंप में जिया। विक्टर फ्रैंकल को जब वियना से उठाया गया तो उनके साथ उनकी पत्नी, माता पिता और भाई भी थे। उन्हें एक बंद डिब्बे में जानवरों की तरह भरकर ऑश्विच की ओर भेजा गया। रास्ते भर किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। लोग खामोश थे, डरे हुए थे। पर जब ट्रेन रुकी और दरवाजे खुले तो उन्होंने अपने सामने एक लोहे का गेट देखा जिस पर लिखा था आर बीट मैच्ड फ्रे, यानी काम तुम्हें आजाद करेगा। ये वाक्य जितना सरल लगता है, असल में उतना ही क्रूर था। जैसे ही वे लोग ट्रेन से नीचे उतरे, एसएस गार्ड्स ने उन्हें 2 कतारों में बांट दिया। एक कतार सीधे गैस चैम्बर की ओर जाती थी और दूसरी उन लोगों की थी जिन्हें थोड़ी देर और जीने दिया जाता था। कोई पूछता नहीं था कि तुम कौन हो, बस एक नजर में तय हो जाता, जीना है या मरना। विक्टर फ्रैंकल को जीवित रहने की कतार में रखा गया, लेकिन उसी दिन उन्होंने अपने माता पिता को आखिरी बार देखा। जो लोग जिंदा बचे, उन्हें कपड़े उतारने को कहा गया। सभी लोगों से उनका सामान, पहचान पत्र, उनकी यादें, सब कुछ छीन लिया गया। उनके नाम तक छीन लिए गए। अब वे सिर्फ एक नंबर बन चुके थे, जो उनके हाथ पर गुदा हुआ एक कोड था। विक्टर फ्रैंकल के लिए यह सब सिर्फ शरीर की यातना नहीं थी, ये इंसान के अस्तित्व और पहचान को मिटा देने की कोशिश थी। हर दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे होती थी। कड़कड़ाती ठंड में, बिना कपड़ों के, बिना जूतों के, भोजन में बस पतला सूप और एक बासी रोटी का टुकड़ा था। उनका काम भारी पत्थर उठाना, बर्फ साफ करना या रेल की पटरियां बिछाना था। हर दिन शरीर थक जाता था, लेकिन मन और आत्मा की थकावट और भी ज्यादा खतरनाक थी। यहां विक्टर फ्रैंकल ने पहली बार मानव मनोविज्ञान की असल परीक्षा देखी। कुछ लोग शरीर से नहीं, आत्मा से हार मान लेते थे। वो बस बैठ जाते थे, बोलना बंद कर देते थे और धीरे धीरे मर जाते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस भयंकर नरक में भी अपने भीतर एक उम्मीद को जिंदा रखा। विक्टर फ्रैंकल ने महसूस किया कि जिसके पास जीवन का कोई उद्देश्य था, वो सबसे बड़ी यातना में भी टिक सकता था। फ्रैंकल के लिए वो उद्देश्य था अपनी पत्नी की यादें। वो नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी जिंदा है या मर चुकी है, लेकिन जब भी वे थक जाते और टूटने लगते तो वे अपनी पत्नी का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाते। वो मुस्कुराहट, वो साथ बिताए पल, बस वही उनके लिए ताकत बन गया। वो कहते हैं, इवन इन सफरिंग लाइफ हैज मीनिंग एंड लव गोज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। यानी दुख में भी जीवन का अर्थ है और प्रेम समय से परे है। कई बार वे सोचते थे, क्या हम इंसान हैं या सिर्फ एक नंबर? लेकिन उन्होंने देखा, जब एक कैदी अपना आखिरी रोटी का टुकड़ा किसी और को दे देता है, तो वहां इंसानियत अब भी जिंदा दिखती थी। और यही वो पल थे जो साबित करते थे कि इंसान सिर्फ परिस्थितियों का शिकार नहीं होता, वो अपनी प्रतिक्रिया का चुनाव भी कर सकता है। ऑश्विच कोई जगह नहीं थी, वो तो एक मानसिक परीक्षा थी जिसमें शरीर नहीं मरता था, बल्कि आत्मा मारी जाती थी। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति देखी है जहां आपकी पहचान, आपकी स्वतंत्रता और आपके सपने सब कुछ आपसे छीन लिए हो? उस समय आपने क्या चुना? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अध्याय 2, जब सब कुछ खत्म हो जाए। ऑश्विच के कैदी हर दिन उसी सर्द हवा,
भूख, पीड़ा और अपमान के साथ उठते थे। हर दिन सैकड़ों लोग मरते थे, कोई ठंड से, कोई भूख से और कोई गोली से। धीरे धीरे लोग भावनाहीन हो गए। किसी की मृत्यु अब घटना नहीं रह गई थी, वो बस अब एक आदत बन चुकी थी। विक्टर फ्रैंकल ने लिखा, हमने रोना बंद कर दिया था क्योंकि हमारे आंसू भी सूख चुके थे। फ्रैंकल ने बताया, जो लोग मन से हार जाते थे वे एक हफ्ते में मर जाते थे। एक दिन वो उठते और कहते, अब और नहीं। वो खाना खाने से इनकार कर देते, काम से भागते। फिर 1 या 2 दिन में उनका शरीर टूट जाता और उनका अंत आ जाता। इसे वो डेथ बाय मेंटल सरेंडर कहते थे। लेकिन अद्भुत बात यह थी कि इन कठिन परिस्थितियों में भी कुछ लोग सपने देखते थे। कोई सपने में गर्म बिस्तर देखता था, कोई घर लौटने का सपना देखता। लेकिन जब सुबह आंख खुलती तो सामने वही बर्फ, वही गार्ड्स, वही पीड़ा। लेकिन उनके सपने मानवता की आखिरी रक्षा रेखा थे। फ्रैंकल ने देखा कि जिनके पास जीने का कोई उद्देश्य था वे सबसे कठिन स्थितियों में भी टिके रहे। एक रात फ्रैंकल ने खुद भी हार मानने का मन बना लिया। तभी उन्होंने आसमान में चांद देखा और अपनी पत्नी को याद किया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि भले ही नाजी उनके शरीर पर कब्जा कर लें, लेकिन उनके विचार, उनकी यादें, उनकी आंतरिक स्वतंत्रता को कोई नहीं छीन सकता। फ्रैंकल कहते हैं, जिन्होंने जीवन से कुछ मांगने की जगह ये सोचना शुरू कर दिया कि जीवन अब मुझसे क्या चाहता है, वही असली विजेता था। जैसे युद्ध में सैनिक आदेश नहीं पूछते बल्कि कर्तव्य निभाते हैं, वैसे ही हमें भी पीड़ा से भागने के बजाय जीवन के सवालों का जवाब देना होता है। पीड़ा अनिवार्य है, लेकिन उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया हमारी जिम्मेदारी है। यही वो सोच थी जो एक कैदी को शिकार से साक्षी बना देती थी। जब सब कुछ हमारे वश से बाहर होता है तब भी एक चीज बची रहती है, और वो है हमारा नजरिया, हमारी सोच और हमारी प्रतिक्रिया। अध्याय 3, दर्द से परे जीना। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक यातना शिविर में बंद कैदी भी खुद को स्वतंत्र महसूस कर सकता है? फ्रैंकल कहते हैं, इन द डेप्थ ऑफ सफरिंग मैन कैन स्टिल चूज हिज रिस्पॉन्स। उस समय नाजी हर चीज को नियंत्रित करते थे, जैसे कब जागना है, कब खाना है, कब मरना है, ये सब तय था। फ्रैंकल ने महसूस किया कि हमारा अनुभव हमारी सोच पर निर्भर करता है। एक ही काम, जैसे पत्थर ढोना, किसी के लिए दंड हो सकता है तो किसी के लिए उद्देश्य की दिशा में एक कदम भी हो सकता है। यातना शिविर ने इंसानों की असलियत को उघाड़ कर फेंक दिया था। कुछ लोग पशु बन गए थे, वे दूसरे कैदियों को मारते और लूटते थे। लेकिन कुछ लोग संत भी बन गए थे, वो दूसरों को सांत्वना देते, रोटी बांटते। यानी बेकार परिस्थितियों में चरित्र प्रकट होता है, निर्मित नहीं होता। फ्रैंकल खुद भी कई बार निराशा के कगार पर पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने खुद को एक प्रयोगशाला बना लिया था। उन्होंने अपने अनुभवों को अंदर से देखा, जैसे वो डॉक्टर नहीं बल्कि एक शोधकर्ता हूं। यही सोच उन्हें तोड़ने से बचा पाई। वो कहते हैं, मैन इज फ्री टू चूज हिज एटीट्यूड, इवन इन प्रिजन ही इज स्पिरिचुअली फ्री। यानी मनुष्य अपना दृष्टिकोण चुनने के लिए स्वतंत्र है। जेल में भी वो आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र है। ये आंतरिक स्वतंत्रता वो थी जो कोई भी तानाशाह, कोई यातना शिविर उनसे छीन नहीं सका। जब फ्रैंकल ने यह समझा तो उन्होंने अपने भीतर एक शांति महसूस की। उन्हें लगा, अगर मैं ये सब सहकर भी मनोविज्ञान का नया दर्शन दे सकता हूं तो मेरे जीवन का अर्थ पूरा हो रहा है। ऑश्विट्ज ने एक बात सिखा दी, इंसान को उसकी बाहरी आजादी नहीं बल्कि भीतर की ताकत बचाती है। आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप कह सकते हैं कि मैं ये तय करूंगा कि मैं कैसा महसूस करूंगा। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है विकल्प चुनने की आजादी। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आप हमेशा अपने नजरिए को चुन सकते हैं। अध्याय 4, जब भीतर की दुनिया ही आखिरी सहारा हो। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं बचता, न उम्मीद, न प्यार, न इंसानियत। और ऐसे वक्त में अगर कुछ बचा रह जाता है तो वो है हमारी भीतर की दुनिया। विक्टर फ्रैंकल भी ऐसे ही एक मोड़ पर पहुंचे थे जहां चारों ओर बस दर्द, भूख, अपमान और मौत थी। पर एक चीज थी जो उनसे कोई नहीं छीन सका,
और वो थी उनकी आशा, वो छोटी सी पर बहुत ताकतवर लौ जो उनके अंदर जलती रही। अक्सर लोग सोचते हैं कि हालात अच्छे हो तभी खुशी मिलती है, लेकिन फ्रेंकल कहते हैं हालात नहीं, हमारे हालातों को देखने का नजरिया हमें उम्मीद देता है। जब वो कंसंट्रेशन कैंप की बर्फीली रातों में खड़े होकर आसमान की ओर देखते थे तो उन्हें कोई सितारा नहीं, कोई भगवान नहीं, सिर्फ अपनी पत्नी की मुस्कान याद आती थी। और बस वही यादें उन्हें जिंदा रखने के लिए काफी थी। वो कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी जिंदा है या मर चुकी है, लेकिन इस वक्त जब मैं उसकी तस्वीर अपने मन में देखता हूं तो लगता है कि वो मुझसे बात कर रही है। इस अध्याय में फ्रेंकल हमें ये सिखाते हैं कि जब इंसान के पास कुछ भी नहीं बचता तब भी उसके पास एक अंतिम स्वतंत्रता होती है, अपने विचारों और भावनाओं को चुनने की आजादी। उन्होंने कई कैदियों को देखा जो भले ही शारीरिक रूप से कमजोर थे पर अपने साथियों को खाना बांटते थे, दूसरों का हौसला बढ़ाते थे। वो खुद भी अंदर से टूटे हुए थे पर दूसरों के लिए रोशनी बने हुए थे। हर इंसान के पास ये क्षमता होती है कि वो अपनी पीड़ा को उद्देश्य में बदल दे। उनका खुद का उद्देश्य था इस अनुभव को दूसरों तक पहुंचाना, ताकि दुनिया समझ सके कि पीड़ा में भी अर्थ होता है। दर्द को सहना तब और भी सहने योग्य हो जाता है जब उसके पीछे कोई मकसद हो। उन्होंने एक वाक्य लिखा जो आज भी लाखों लोगों को अंदर तक हिला देता है, जिस इंसान को क्यों का जवाब मिल जाए वो किसी भी कैसे को झेल सकता है। जब लोग उनके पास आते थे और कहते थे अब हम जिंदा क्यों रहें, तो फ्रेंकल उनसे पूछते थे क्यों नहीं? क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे? क्या तुम्हारा अधूरा लिखा उपन्यास अब भी तुम्हें नहीं पुकारता? दोस्तों, अगर हमारे पास कोई मकसद है, कोई ऐसा काम जो सिर्फ हम ही पूरा कर सकते हैं, तो चाहे दुनिया कितनी ही बेरहम क्यों न हो, हम झेल सकते हैं, हम जी सकते हैं। आखिर में फ्रेंकल ये कह जाते हैं, अर्थ की तलाश ही इंसान को इंसान बनाती है, और जब तक हमारे अंदर वो तलाश जिंदा है तब तक हम जिंदा है। अध्याय 5, मृत्यु के साए में जीवन का अर्थ। अगर आपको पता चले कि जिंदगी में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो क्या आप वही जिंदगी जीते रहेंगे जो अब तक जीते आए हैं, या फिर कुछ बदलने की कोशिश करेंगे? विक्टर फ्रेंकल ने अपने जीवन के सबसे काले दिनों में एक बहुत अच्छी बात सीखी। मौत का डर इंसान को तोड़ता नहीं है, वो उसे जगाता है। मृत्यु के साए में ही असली जिंदगी का चेहरा दिखता है। कंसंट्रेशन कैंप में हर रोज लोग मर रहे थे, कोई गोली से, कोई भूख से, और कोई सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने जीने की वजह खो दी थी। लेकिन फ्रेंकल यही समझाने की कोशिश करते हैं, हम अपने हालात के गुलाम नहीं हैं। हमारे पास हमेशा एक अंतिम आजादी होती है। कैसे सोचना है, क्या देखना है, किसे याद करना है, ये हम खुद तय कर सकते हैं। मृत्यु को अगर हम जीवन का अंत नहीं बल्कि उसके अर्थ का हिस्सा माने तो हर पल बहुत कीमती हो जाता है। जब कोई इंसान जानता है कि वो मरने वाला है और फिर भी मुस्कुराता है, किसी और को दिलासा देता है, तो उसमें इंसानियत की सबसे ऊंची उड़ान छुपी होती है। कई बार फ्रेंकल सोचते थे, मैं जिंदा क्यों हूं? उनके आसपास कई पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर, वकील, लेखक, सब एक एक करके मरते जा रहे थे। तो फिर वो कैसे बच गए? फ्रेंकल का जवाब था, क्योंकि मेरे पास उद्देश्य था। उनका मकसद था इस यातना को समझना और फिर पूरी दुनिया को बताना कि मनुष्य सबसे बुरे हालात में भी मनुष्य बना रह सकता है। वो बताते हैं, कई बार जब लोग मौत के कगार पर थे तब भी उन्होंने दूसरों की मदद की, किसी भूखे को रोटी दी, किसी अकेले को हिम्मत दी, और यही क्षण सबसे सुंदर थे। जिंदगी का अर्थ कभी खत्म नहीं होता, चाहे हालात कैसे भी हों। तब भी इंसान एक चुनाव कर सकता है, वो डर में जिए या खुशी में। हम अपने दर्द को अर्थ में बदल सकते हैं, हम अपनी पीड़ा को एक कहानी बना सकते हैं जो किसी और को हिम्मत दे। कई लोग इसलिए मर गए क्योंकि उन्हें लगा अब कुछ करने को नहीं बचा, पर जो लोग जीना चाहते थे वो अपने भविष्य में कुछ देख पा रहे थे, चाहे वो उनके बच्चे हों, कोई अधूरी किताब, या सिर्फ एक वादा। मौत से डरकर नहीं बल्कि उसे समझकर जीना चाहिए, क्योंकि जब हमें एहसास हो जाता है कि हमारा वक्त सीमित है, तब हम हर छोटी चीज को, हर रिश्ते को, हर मुस्कान को ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं। हमारी जिंदगी सवाल नहीं पूछती,
वो जवाब मांगती है और उस जवाब में ही असली अर्थ छुपा है। हमें खुद से पूछना होता है कि क्या मैं इस जिंदगी के सवाल का सही जवाब दे रहा हूं? तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इस किताब को जरूर पढ़ें और इस सफर को आगे बढ़ाएं। मोरल जी के केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि शायद किसी और को आज भी जिंदगी का अर्थ जानने की जरूरत हो। धन्यवाद।